हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 171 सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। एम्ब्रियोनिक स्टेज इज नोन एज। एम्ब्रियोनिक अवस्था कहलाती है। ऑप्शन 1 12 वीक्स फ्रॉम कंट्रासेप्शन, ऑप्शन 2 13 वीक्स टू 24 वीक्स, ऑप्शन 3 36 वीक्स टू 40 वीक्स, ऑप्शन 4 25 वीक्स टू 26 वीक्स। एम्ब्रियोनिक अवस्था होती है कंट्रासेप्शन से 12 सप्ताह तक की अवस्था को एम्ब्रियोनिक स्टेज बोला जाता है। इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माता को गर्भस्थ शिशु की हलचल सबसे पहले कब महसूस होती है? 24 सप्ताह में, 28 सप्ताह में, 32 सप्ताह में या 20 सप्ताह में? तो देखिए, इसको हम लोग क्विकनिंग भी कहते हैं और क्विकनिंग सबसे पहले जो महसूस होती है 20 सप्ताह में, इसलिए यहां पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंटेशन विच इज एप्रोप्रिएट फॉर सेफ डिलीवरी। सुरक्षित प्रसव के लिए कौन सी प्रस्तुति सबसे उपयुक्त है? चेहरे की, ब्रीच, वर्टेक्स या फुटिंग? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। एक इस प्रकार की प्रेजेंटेशन होती है जो कि सेफ डिलीवरी के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह का एक रूप है जिसमें एक महिला एक निश्चित समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। इज ए फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर इन वन वोमैन मैरिज मोर देन वन मैन एट गिवन टाइम। पॉलीएंड्री, कंपैशनेट मैरिज, पॉलीगैमी या ऑल ऑफ एबव? देखिए, जब एक महिला एक समय में एक से अधिक मेल से विवाह करती है तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पॉलीएंड्री। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ ए बेबी born आफ्टर 43 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज नोन एज। यदि बच्चा 43 सप्ताह के गर्भकाल के बाद पैदा होता है तो इसे कहते हैं प्री मैच्योर इन्फेंट, पोस्ट मैच्योर इन्फेंट, नॉर्मल इन्फेंट या एबनॉर्मल इन्फेंट? तो करेक्ट आंसर है, चूंकि 43 सप्ताह के बाद जब बच्चा पैदा हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये पोस्ट मैच्योर इन्फेंट कहलाएगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टपार्टम हेमरेज इज कॉल्ड। पोस्टपार्टम रक्तस्राव कहलाता है। ऑप्शन 1 hemorrhage occurs within 1 to 2 hours of delivery. Option 2 hemorrhage occurs within 4 to 6 hours of delivery. Option 3 hemorrhage occurs within 24 hours of delivery. And fourth option है hemorrhage occurs before delivery. तो देखिए, पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता है कि डिलीवरी के बाद जो 24 घंटे के अंदर होने वाला जो हेमरेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीएच बोलते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज। इसलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ऑफ न्यूबॉर्न, व्हाट शुड बी गिवन? एक बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया है न्यूबॉर्न को, तो उसको क्या देना चाहिए? ऑप्शन 1 है हनी, ऑप्शन 2 वाटर, ऑप्शन 3 ग्लूकोज, ऑप्शन 4 जूस। तो देखिए, जब बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन के साथ पैदा हो तो उसको क्या देंगे? उसको ग्लूकोज देंगे, इसलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लूकोज वाटर उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इज मैक्सिमम फॉर। शुद्ध प्रोटीन अधिकतम किसके उपयोग से मिलता है? एग, मिल्क, मीट,
सोयाबीन। तो अधिकतम प्रोटीन जो नेट प्रोटीन मिलता है ये किससे मिलता है? एग से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज कंसिडरेबली प्रोलॉन्ग्ड इन डिफिशियंसी ऑफ, किसकी कमी के कारण रक्त जमने के समय में अत्यधिक वृद्धि होती है? विटामिन B2, विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6। तो यहां पर ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो प्रोलॉन्ग्ड होगा, बढ़ोतरी होगी, किसकी कमी के कारण होगी? ये होगी विटामिन के की कमी के कारण, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What does the apex of the under 5 clinic triangle represents? अंडर 5 क्लिनिक के त्रिकोण का अपेक्स प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए, ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ सिक चिल्ड्रन। ऑप्शन बी, फैमिली प्लानिंग। सी ऑप्शन होगा हेल्थ एजुकेशन एंड डी है वैक्सीनेशन। तो यहां पर जो अपेक्स प्रदर्शित करेगा किसका? अंडर 5 क्लिनिक का, ये होगा फैमिली प्लानिंग, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंडर 5 क्लिनिक इज ए सेंटर वेयर प्रिवेंटिव, प्रॉमिस, क्यूरेटिव, रिफरल एंड एजुकेशनल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन ए पैकेज टू चिल्ड्रन अंडर 1 रूफ। तो बच्चों को एक ही छत के नीचे इस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। कौन कौन सी? प्रिवेंटिव, प्रॉमिस, क्यूरेटिव, रेफरल एंड एजुकेशनल सर्विसेज। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंडर 5 क्लिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लोकलाइज्ड एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ एनी ब्लड वेसल इज कॉल्ड, किसी भी रक्त वाहिनी का एक स्थानीय असामान्य फैलाव क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, एन्यूरिज्म या एथेरोस्क्लेरोसिस। देखिए, इस प्रकार से कोई वेन आ रही है और या आर्टरी आती है, तो अचानक से उसमें यदि कोई असामान्य फैलाव आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एन्यूरिज्म, इसलिए यहां पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन? कौन सा रोग व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित है? स्कर्वी, रिकेट्स, माइग्रेन्स, हुकवर्म इन्फेस्टेशन। तो यहां पर एक ऐसा रोग है जो कि स्वच्छता नहीं रखने के कारण होता है, साफ सफाई नहीं रखने के कारण होता है, और यह है हुकवर्म इन्फेस्टेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन इज, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है तो उसकी विशेषताएं होंगी लैक ऑफ इमोशन, फ्रीडम फ्रॉम इनर कन्फ्लिक्ट, एग्रेसिव या इकोसेंट्रिक। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की एक विशेषता होती है फ्रीडम फ्रॉम इनर कन्फ्लिक्ट। जो अंदरूनी अंतर कलह है, उसके मन में विचार हैं वो बिल्कुल नहीं है, किसी प्रकार का उसके अंदर कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो इसलिए यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रीडम फ्रॉम इनर कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the important point in taking care of a patient with a communicable disease? संचारी रोग के रोगी की देखभाल करने में महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? आइसोलेशन, इम्यूनाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, केयर ऑफ यूज्ड यूटेंसिल्स एंड आर्टिकल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जिस व्यक्ति को कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल का मतलब है फैलने वाली बीमारी है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है ऐसे रोगी का आइसोलेशन करना, आइसोलेट करना, इसलिए पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैंडेमिक डिजीज? निम्न में से कौन सा रोग महामारी का एक उदाहरण है? ग्वाइटर, कॉलरा, स्वाइन फ्लू या एस्थमा। तो यहां पर जो स्वाइन फ्लू है, आप लोगों ने अच्छी तरह सुना भी होगा इसका नाम, तो ये एक प्रकार की महामारी है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मेडिकल केस हिस्ट्री? निम्न में से
कौन सा चिकित्सीय मामले के इतिहास का एक आवश्यक घटक नहीं है? हैबिट्स ऑफ द पेशेंट, हॉबीज ऑफ द पेशेंट, पास्ट हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री। तो करेक्ट आंसर होगा हॉबीज ऑफ द पेशेंट, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल arterial oxygenation is satisfactory if SpO2 is greater than। सामान्य रूप से धमनी ऑक्सीजनकरण संतोषजनक है यदि SpO2 कितने प्रतिशत से अधिक है? 60%, 70%, 80% या 90%। तो करेक्ट आंसर होगा SpO2 यदि 90% से अधिक है तो ये क्या होगा? संतोषजनक यानी कि सेटिस्फैक्ट्री की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ORS मेनली कंटेन्स, ORS में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? सोडियम एंड फ्रक्टोज, सोडियम एंड ग्लूकोज, कैल्शियम एंड ग्लूकोज, कैल्शियम एंड फ्रक्टोज। करेक्ट आंसर होगा सोडियम और ग्लूकोज ORS के मुख्य घटक होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, टोकोलिटिक ड्रग्स आर सच ड्रग्स विच। टोकोलिटिक दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जो इंक्रीज GI मोटिलिटी, इंक्रीज यूट्राइन मोटिलिटी, रिड्यूसेस यूट्राइन मोटिलिटी, रिड्यूसेस GI मोटिलिटी। तो टोकोलिटिक दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जो यूट्राइन मोटिलिटी को क्या करती हैं? कम करने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडिंग जैगरी विद लेमनेड इज द फर्स्ट एड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। नींबू पानी के साथ गुड़ खिलाना निम्नलिखित में से किसका प्राथमिक उपचार है? डायरियल डिजीज, मिल्क फीवर, काउपॉक्स या एंथ्रेक्स। तो नींबू पानी के साथ गुड़ देना ये उपचार होता है किसका? डायरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, Which among the following is not an autoimmune disorder? Rheumatoid arthritis, Myasthenia gravis, pernicious anemia, osteoarthritis। तो यहाँ पर rheumatoid arthritis ये भी एक ऑटोइम्यून बीमारी है, Myasthenia gravis भी ऑटोइम्यून डिजीज होती है, और pernicious anemia या घातक अनीमिया जो विटामिन B12 की कमी से हो जाती है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑन्कोलॉजिक इमरजेंसी? हाइपरकैल्सीमिया, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, सेप्टिक शॉक, न्यूट्रोपीनिया। देखिए, ऑन्कोलॉजिक इमरजेंसी का मतलब है कि कैंसर वाले रोगी में इनमें से कौन सी कंडीशन इमरजेंसी में नहीं आएगी? तो करेक्ट आंसर होगा न्यूट्रोपीनिया। शेष जो कंडीशन है ये इमरजेंसी सिचुएशन होती हैं, जैसे हाइपरकैल्सीमिया हो गया, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम है या सेप्टिक शॉक है, ये सभी ऑन्कोलॉजिक इमरजेंसी सिचुएशन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थायराइड कैंसर? एनाप्लास्टिक, पैपिलरी, फॉलिक्यूलर या मेडुलरी। तो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कौन सा प्रकार का जो थायराइड कैंसर है सबसे कॉमन होता है? तो ये होता है पैपिलरी प्रकार का कैंसर मोस्ट कॉमन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, A person with head injury is not able to understand or comprehend the language, but verbal response is fluent. The condition is termed as Wernicke's aphasia, Broca's aphasia, conduction aphasia या global aphasia। देखिए, एक ऐसा पर्सन है जिसको हेड इंजरी की प्रॉब्लम हुई है, लेकिन वो क्या है? अनेबल है, नॉट एबल है अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए भाषा नहीं समझ पा रहा है, लेकिन बट वर्बल रिस्पॉन्स, उसका जो वर्बल रिस्पॉन्स है वो अच्छा है, फ्लुएंट है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को बोलेंगे वर्निक्स अफेसिया। मींस उसके मस्तिष्क में जो एक रीजन होता है उसमें चोट लग गई है, तो इसको बोलते हैं वर्निक्स अफेसिया।
ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट साइडेड congestive heart failure is most often associated with dyspnea, distended neck veins, hepatomegaly, fetal edema। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, डिस्पनिया इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें होता क्या है कि लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर है और ये अधिकतर किससे संबंधित होता है, तो जब सांस की कमी हो जाती है शरीर में, डिस्पनिया हो जाता है, तो उससे ये संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, द प्री ऑपरेटिव असेसमेंट वारंट्स इमीडिएट नोटिफिकेशन टू द सर्जन इज टेम्परेचर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, सीरम बिलिरुबिन, सीरम सोडियम 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ब्रोंकोवेस्टिकुलर ब्रेथ साउंड, बीपी 130/80 mmHg। देखिए, एक पेशेंट की सर्जरी होनी है तो सर्जन उसका प्री ऑपरेटिव असेसमेंट कर रहा है, तो देखता है कि यदि टेम्परेचर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इस प्रकार से ये पेशेंट अब सर्जरी के योग्य नहीं है, तो ये इमीडिएट नोटिफिकेशन मतलब एक चेतावनी कारक के रूप में टेम्परेचर यहाँ पर कार्य करेगा, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, टेम्परेचर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज इज आल्सो नोन एज क्लास्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, एरोफोबिया या हाइड्रोफोबिया। तो रेबीज में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, तो जब भी डॉग बाइट होता है तो यदि प्रॉपर वे में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो इससे जो बीमारी होगी इसको हाइड्रोफोबिया बोलेंगे, और इसमें जल से होने वाला लगने वाला डर, इसको वाटर से लगने वाला डर भी कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति पानी पीने में अक्षम हो जाता है, उसको पानी से डर लगने लगता है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है फर्टिलिटी, डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी होती है इसको ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, is the movement of a person or persons from one social status to another। व्यक्ति या व्यक्तियों का एक से दूसरे सामाजिक स्थिति में जाना कहलाता है सोशल नॉर्म्स, सोशल क्लास, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सोशल मोबिलिटी। तो जब पर्सन या पर्सन्स का एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जाना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सोशल मोबिलिटी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। शरीर के अंग की अपनी धुरी के सापेक्ष घूर्णन क्या कहलाता है, एडक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन या रोटेशन। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।